जय हिंद दोस्तों। मैं उमेश पाटिल इस आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बेहद बेहद स्वागत करता हूं। बच्चों, बहुत खुशी की बात यह आई है कि डॉक्टर होमी बाबा के एग्जामिनेशन का डिक्लेरेशन हुआ है। कब से फॉर्म भरना है, कैसा भरना है, उसकी क्राइटेरिया क्या है, उसके रूल्स रेगुलेशन क्या है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। बट उसके लिए आपको सबसे पहले ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए, 8, 9, 10th में अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है। उसमें 9th स्टैंडर्ड में महाराष्ट्र टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन और डॉक्टर होमी बाबा एग्जामिनेशन ये होती है, जो कि प्योरली बेस होती है साइंस के ऊपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो हम लोग आज उसी के चलते देखने वाले हैं कि उसका क्राइटेरिया क्या है, उसकी पढ़ाई जब हम लोग करेंगे तो कौन से सब्जेक्ट की करनी चाहिए, उसका डेट कब है फॉर्म फिलिंग का, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग जुड़े रहेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, देखिए, सबसे पहले एक आपको मैं देना चाहता हूँ थोड़ा सा बेसिक चीज की डॉक्टर होमी बाबा एग्जामिनेशन के बारे में। आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा डॉक्टर होमी बाबा एग्जामिनेशन, जो कि ग्रेटर बॉम्बे साइंस टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से वो एग्जाम ली जाती है, जो कि साइंस जो एग्जामिनेशन हम लोग स्कूलिंग लेवल पे देखते हैं और जो नीट जेडबल के लिए जो तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत ये जरूरी है डॉक्टर होमी बाबा की एग्जामिनेशन। क्योंकि जो बेस तैयार होना चाहिए, जो फाउंडेशन तैयार होना चाहिए, वो अभी से तैयार होना चालू हो जाता है ताकि 11-12 में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला स्लाइड। अब जनरल इंफॉर्मेशन ये होती है कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा, हु कैन पार्टिसिपेट इन दिस डॉक्टर होमी बाबा एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बोल देता हूं 6th स्टैंडर्ड एंड 9th स्टैंडर्ड। ठीक है, 6th स्टैंडर्ड एंड 9th स्टैंडर्ड ये दो जो क्लास के बच्चे हैं, ये बच्चे इसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद मीडियम कौन सा होगा एग्जामिनेशन का, मीडियम होगा इंग्लिश एंड मराठी। ठीक है, देन बोर्ड्स, अब कौन से बोर्ड के बच्चे ये एग्जामिनेशन दे पाएंगे। हालांकि हमारे महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो अलग अलग बोर्ड्स हैं। ठीक है, बट बेसिकली जो बोर्ड्स के बच्चे हम लोग देखते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बोला जाता है, सीबीएसई बोला जाता है, आईसीएसई बोला जाता है, आईबी और अदर स्टेट के बोर्ड्स भी ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं, उस बोर्ड के बच्चे भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो डोंट वरी कौन से बोर्ड से क्या बोर्ड से, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सभी बोर्ड, नियर अबाउट सभी बोर्ड इसमें कवर हो रहे हैं। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इसका देने का फायदा क्या है, वो फायदा भी बताऊंगा, पर उसके पहले मुझे इतना समझ में आता है रेस में जीतना क्या है, जीतने के बाद क्या है, उससे पहले रेस में हम लोग पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अभी देखिए नीचे एक नोट दिया गया है, स्टूडेंट्स फ्रॉम सेमी इंग्लिश सेक्शन कैन गो फॉर इंग्लिश और मराठी मीडियम एज पर देयर कंफर्ट लेवल। आपको जो कंफर्ट लेवल होता है वो कंफर्ट लेवल के हिसाब से इंग्लिश या मराठी मीडियम ले सकते हैं। बट अगेन थोड़ा सा ट्विस्ट, एक बार आपने चूज कर लिया मराठी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, तो आप लोग उसको चेंज नहीं कर सकते बाद में। एक बार सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये नीचे भी वही लाइन दी हुई है, नो चेंजेस इन द सिलेक्टेड मीडियम्स इज परमिटेड बाय दी जीबीएसटी है, वही मैंने अभी बोला है। ठीक है, चलो, तो कोई बात नहीं, इसमें भी हम लोगों ने समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ी गड़बड़ी है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब रीजन, अलग अलग रीजन से कौन से रीजन से बच्चे एग्जामिनेशन दे सकते हैं, तो देखिए मुंबई है, ठाणे है, पुणे है, नासिक है, कोल्हापुर है, छत्रपति संभाजीनगर है, विदर्भ के अकोला बुल्ढाना है, लातूर है। अदर देन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र छोड़ के जो बच्चे, तो जो बच्चों को लगता है कि मुझे देना है, मुझे करना है, कुछ करके दिखाना है, तो वो भी बच्चे जो महाराष्ट्र से नॉन महाराष्ट्रियन बोला जाता है वो भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं। बट उसके लिए उन्होंने क्राइटेरिया दिया है, मिनिमम वो जो वहाँ जहाँ से वो एग्जामिनेशन दे रहा है वहाँ से 50 स्टूडेंट्स वहाँ पे होने चाहिए, तो हम वो वहाँ पे सेंटर दे सकते हैं। अदरवाइज उसको जो अलर्ट किया जाएगा सेंटर महाराष्ट्र में, वो महाराष्ट्र का सेंटर उसको चूज करना पड़ता है। तो उन्होंने ऐसा एक क्राइटेरिया दिया है। ठीक है, लिस्ट ऑफ सिटीज महाराष्ट्र इज प्रोवाइडेड ड्रॉप डाउन बॉक्स, जब आप सिलेक्ट करेंगे, सेंटर सिलेक्ट करेंगे ना फॉर्म भरते टाइम पे, तो 3 सिटी के 3 प्रेफरेंस जो आपके सेंटर है वो आप लोग वहां पे प्रेफरेंस बोल के दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेजेस क्या क्या होती है, नॉर्मली 4 स्टेजेस होती है।
डॉक्टर होमी बाबा एग्जामिनेशन फाइनल राउंड तक जाने के लिए, मेडल प्राप्त करने के लिए 4 स्टेजेस होती है। उस 4 स्टेजेस का भी मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। पहली स्टेज थ्योरी कंपटीशन होती है। थ्योरी कंपटीशन इसका मतलब ये है कि वहां पे राइटिंग वाला फंडा नहीं है, ऑब्जेक्टिव वाला फंडा है। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, 4 में से बराबर एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है। मैं तो बोलता हूं ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है ना, तो सबसे आसान होती है। क्यों मालूम है? मैं हमेशा बोलता रहता हूं बच्चों कि ये क्वेश्चन भी आपके सामने रहता है और आंसर भी ऑप्शन के स्वरूप में आपके सामने रहता है। चारों में से एक तो चूज करना है जो सही है वो। ठीक है, आप बोलेंगे सर ऐसा थोड़ी है, वहां तो हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके लिए ही एग्जामिनेशन रहती है, एग्जामिनेशन। ठीक है, ये सेकंड स्टेज में डिटेल में बताऊंगा, पर शुरुआत में मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू करवा रहा हूँ कि क्या क्या होता है। डिटेल में उसके स्टेप जो है ना उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, बने रहना वीडियो के साथ। तब तक थोड़ा सा धीरज रखिए। ठीक है, दूसरा है प्रैक्टिकल कंपटीशन। प्रैक्टिकल कंपटीशन में क्या होता है? प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस जो हम लोग साइंस बेस होते हैं वो परफॉर्म करना पड़ता है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उसके बेस के आधार पर यह प्रैक्टिकल कंपटीशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट जनरल इंटरव्यू होता है। नॉर्मल जो इंटरव्यू होता है ना उसको बोला जाता है जनरल इंटरव्यू। आपका वो जनरल इंटरव्यू भी ले लिया जाता है। उसके बाद इवैल्यूएशन एंड इंटरव्यू ऑन एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट। एक रिसर्च प्रोजेक्ट हम जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में, जो सिलेक्ट हुए हैं वो थर्ड एंड फोर्थ राउंड में जाते हैं। थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड में वो जाते हैं, बट फोर्थ राउंड में उनको जो रिसर्च प्रोजेक्ट दिया हुआ है उसका तैयारी करनी पड़ती है, मेल के द्वारा उनको सबमिट करना पड़ता है। और इवैल्यूएशन एंड इंटरव्यू होता है। इवैल्यूएशन भी होता है प्रोजेक्ट का और उसके ऊपर इंटरव्यू भी होता है। और एक बात अच्छी है, जो फोर्थ लेवल तक जाते हैं तो उनको जो अभी तक के ऐसा बोला जाएगा पॉपुलर जो साइंटिस्ट है, जिनको आपने टीवी पे देखा होगा, जिनको आपने अखबार में पढ़ा होगा, उनके साथ बैठ के मिलने का मौका वहां पे मिलता है। क्यों मालूम है? इंटरव्यू में वही तो रहते हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है ये। अगर इस एज में आप लोग उस लेवल के पर्सन को मिलते हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, तो ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं और क्या बनता है। अभी 6 स्टैंडर्ड का सिलेबस क्या है वो भी मैं बता दूंगा। 9 स्टैंडर्ड का सिलेबस क्या है वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है 6 स्टैंडर्ड का सिलेबस। उन्होंने बोला है टेक्स्ट बुक। ठीक है, मैं वहां पे थोड़ा अंडरलाइन करूंगा, कुछ चीजें आप ध्यान में रखना। ठीक है, टेक्स्ट बुक ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ जो बेसिक चीजें है वहां वहां पे बता रहे हैं। फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ तो है क्योंकि बच्चा तो अभी सिक्स में है। मैं अभी बोला ना सिक्स और नाइन को होमी बाबा होता है, तो मैं सिक्स के बारे में बता रहा हूं, उसके बाद नाइन के बारे में भी बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड जो होता है ना उसको वो ज्यादातर फॉलो करते हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को। एंड कंटेंट रिलेटेड टू द, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है ना उसके रिलेटेड जो कंटेंट रहेंगे किसमें, आईसीएससी, आईबी और सीबीएसई में, उसके रिलेटेड। सपोज एक आधा चैप्टर है मोशन और मोशन चैप्टर है अपने आपके स्टेट बोर्ड में, तो उसके रिलेटेड अगर सीबीएसई और आईसीएससी में होंगे तो उसके ऊपर भी सवाल पूछे जाएंगे। ध्यान में रखना बच्चा, ऐसा नहीं होता है। स्टेट बोर्ड में अगर देखा जाए तो उन्होंने फोकस स्टेट बोर्ड में ही किया है, बट उसके रिलेटेड अगर सीबीएसई में आईसीएसई में होता है तो कवर कर पा रहे, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे। ध्यान में रख। ठीक है, अब देखिए उन्होंने क्या बोला है। 10% जो क्वेश्चन होंगे ना वो रिलेटेड टू फोर्थ स्टैंडर्ड होंगे। 20% क्वेश्चन होंगे वो रिलेटेड टू फिफ्थ स्टैंडर्ड होंगे। हालांकि आप लोग सिक्स स्टैंडर्ड में आए हो तो फोर्थ एंड फिफ्थ पढ़ा ही होगा। अब ये मत बोलो सर हम लोग कोरोना में पढ़े हैं, कोरोना तो निकल के बहुत जमाना हो गया है। फोर्थ फिफ्थ में अभी कोरोना नहीं था। अब सिक्स स्टैंडर्ड में जो बच्चे आ रहे वो कोरोना के जो रीजन है वो दे नहीं पाएंगे आप। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और 60% जो क्वेश्चन है ना वो पूछे जाएंगे सिक्स स्टैंडर्ड के ऊपर। इट मीन्स कुल मिला के बच्चा कितना हो गया ये 90%। जो 10% बचता है ना वो 10% जो जनरल नॉलेज होता है किसके ऊपर दादा, साइंस के ऊपर। ठीक है, साइंस के ऊपर ही जनरल नॉलेज होता है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि आपके घर में जो नमक होता है उसको हम लोग साइंटिफिकली क्या नाम दे सकते हैं?
समझ में आ रहा है? जो नमक होता है सोडियम क्लोराइड। तो ये छोटा उदाहरण बताया मैंने, ऐसे तो अलग अलग बहुत सारे उदाहरण है जो जनरल नॉलेज है और इट इज रिलेटेड विद द साइंस। जनरल नॉलेज इट इज रिलेटेड विद द साइंस। इस तरह के क्वेश्चन वो 10% में आ जाते हैं दादा, 10% में। देखो जनरल नॉलेज इन साइंस ऐसा बोला गया, ये बोर्ड पे भी दिखाई दे रहा है। कुछ समझ में आ रही बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9 का सिलेबस सिमिलर है, सिर्फ इसमें स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा। सिमिलर है बट स्टैंडर्ड चेंज होएगा। इसका मतलब दादा तो देख लीजिए क्या है इसका मतलब। 9 स्टैंडर्ड को मैंने वही बोला है, जो 9 स्टैंडर्ड है उसके पहले 8 पढ़ा है, उसके पहले 7 पढ़ा है। 7 और 8 की भी टेक्स्ट बुक पढ़ने पड़ेंगे, उसकी भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और 9th पे फोकस करना पड़ेगा, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बुक आता है उसके ऊपर। एंड कंटेंट रिलेटेड, अगेन कंटेंट रिलेटेड टू दी above from ICSC, IB and CBSC। CBSC, IB, ICSC जो कंटेंट रिलेटेड है, कहाँ पे? वही बात स्टेट बोर्ड पे, ठीक है। फिर वही कहानी दोहराई जाएंगी। 10% 7 से, 20% 8 से, 60% 9 से एंड 10% अगेन जनरल नॉलेज इन साइंस, बट लेवल बढ़ जाएंगी। 6 स्टैंडर्ड को आसान पूछा जाएगा, 9 स्टैंडर्ड को थोड़ा सा उसके कंपैरेटिवली हार्ड पूछा जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं पर उसके कंपैरेटिवली हार्ड पूछा जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फीस आज आके आ जाती है, सर फीस क्या है उसकी बताओ ना थोड़ा सा। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, बच्चों फॉर्म भरो, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरो, डॉक्टर होमी बाबा का फॉर्म भरो, एमटीएससी का फॉर्म भरो, नवोदय का फॉर्म भरो। और बच्चे क्या बोलते हैं, मास्टर फीस कितनी है? आ जाके अपनी गाड़ी वही अटक जाती है, कहाँ पे? फीस के ऊपर। तो देखिए फीस एक इन्वेस्टमेंट बोल के भरना है, ठीक है। कभी भी इसको फीस बोल के देखना मत, कभी भी नहीं। एक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये 320 रुपए में फीस उसकी है, 320 रुपये अगर स्कूल से फॉर्म भरते हो तो। अगर इंडिविजुअल भरते हो तो 500 रुपया है। बट ये आप है ना, जब एग्जामिनेशन देते हैं कॉम्पिटिटिव, तो ये इन्वेस्टमेंट बोल के देखना है उसको, कभी भी इन्वेस्टमेंट बोल के, क्योंकि वो रिटर्न देने वाला है। हम लोग उस, जब आपके आंखों के सामने अगर एग्जाम होती है ना, तब भी आप पढ़ाई करते हो, नहीं तो नहीं पढ़ते हो, ध्यान में रखना। आंखों के सामने अगर कोई एग्जामिनेशन है, वहां पे मेडल मिलने वाला है, यहाँ पे प्राइज मिलने वाला है, नाम शौहरत दौलत सब मिलने वाला है, तो हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो उसी तरह से, ठीक है। तो ये 320 रुपए है। अगर इंडिविजुअली भरते हो, इंडिविजुअली भरना नहीं, मैं तो आपको मना करूंगा इंडिविजुअली भरने के लिए। आपके स्कूल के तरफ से ही फॉर्म भरना है, क्योंकि वो सही तरीके से फॉर्म भरवा देते हैं, कभी कुछ गलती नहीं होती है। अगर इंडिविजुअल भरेंगे तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर बहुत ही बुरी सिचुएशन है, बुरी सिचुएशन इन द सेंस क्या, आपके दिमाग से चला गया, फॉर्म भरना चला गया, डेट निकालना या स्कूल का कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इंडिविजुअली फॉर्म भर सकते हो। 500 रुपया फीस भी बढ़ रही है, रिस्क भी बढ़ रहा है। ज्यादातर आप स्कूल से ही भरो, यही मैं आपको विनती करूंगा, ठीक है। चलिए फिर आगे, फीस का मसला तो हो गया। अब मैंने आपको बोला था ना 4 स्टेज के बारे में डिटेल बताऊंगा, तो देखिए डिटेल आ गया। अभी डिटेल क्या है दादा, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, ऐसे 4 फेज है, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। 4 फेज है। स्ट्रक्चर ऑफ द कंपटीशन, फेज नंबर 1 डिस्क्रिप्शन, मैक्सिमम नंबर, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम। जो मैंने बताया थ्योरी एग्जाम जो होती है ना, थ्योरी, उसको बोला गया रिटर्न एग्जाम, रिटर्न टेस्ट, ठीक है। रिटर्न टेस्ट आपको दिखाई दे रहा है, मैं जो लिख रहा हूं यहाँ पे ग्रीन पेन से। चलो मैं पेन बदल लेता हूँ, पेन का कलर बदल लेता हूँ। चलो ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब आ जाइए रिटर्न टेस्ट, ठीक है। रिटर्न टेस्ट, अब ये रिटर्न टेस्ट है ना, कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यूज बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज कितने, 100, बेस्ड ऑन साइंस एंड जनरल नॉलेज। अभी मैंने बताया साइंस, साइंस में आ जाता है दादा अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मराठी में बोला जाता है भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव शास्त्र, ठीक है। तो इसके ऊपर पूछा जाएगा सवाल, और उसकी जोड़ी में होगा जनरल नॉलेज जीके विथ साइंस, ये भी अपने पास रहेगा। और इसको मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं दादा, तो 100 मार्क्स है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 90 मिनट्स, इसका मतलब 1.5 आवर, 1.5 आवर, 60 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स इज इक्वल टू 1.5 आवर। डू यू नो मैथमेटिक्स? अगर मैथमेटिक्स पता है तो ये सब कुछ जल्दी से हो जाएगा।
क्योंकि हम लोग साइंस के बारे में देख रहे हैं। अब आप बोलेंगे, मैंने अभी जैसे ओरली बताया, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव शास्त्र, उसी हिसाब से यहाँ पे क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया फेज नंबर 1। अभी फेज नंबर 1 से कितने बच्चे कैसे सिलेक्ट होंगे उसके बारे में मैं बताऊंगा। पहले फेज यानी कि एग्जाम के फेजेस हम लोग समझ के लेंगे, फिर मैं बताऊंगा कौन कैसे सिलेक्ट होता है दादा। ऐसे ही नहीं होता है, ठीक है, ध्यान में रखो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, हाँ, अब एमसीक्यूज तो सॉल्व करना है, बट उसके लिए जो क्वेश्चन आंसर शीट जो होती है किस तरह से होती है तो आपके सामने दिखाई दी है, आपके सामने है ये यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका सेंटर नेम लिखना पड़ता है, स्टैंडर्ड 6th है क्या 9th है। ठीक है, मीडियम कौन सा, इंग्लिश है क्या मराठी है, वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी साइन होंगी, कैंडिडेट सिग्नेचर, और जो वहां पे खड़ा होगा उसकी भी साइन होंगी। ठीक है, यहाँ पे आपका रोल नंबर यहाँ पे अच्छे से लिखना है। मैं उसके बारे में बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा कैसे पे फिलअप करना है, गलती कहाँ पे नहीं होनी चाहिए, आपका एग्जामिनेशन में कैसे मार्क्स बढ़ने चाहिए, वो बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको बता दूंगा। बट फिलहाल इतना ध्यान में रखिए, ठीक है, क्या क्या होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, फेज नंबर 2। अब फेज नंबर 2 में क्या हो रहा है तो देखिए, प्रैक्टिकल बोला है मैंने आप भी, बराबर है। तो प्रैक्टिकल में क्या है तो देखिए, जो 6 स्टैंडर्ड में जो बच्चे हैं उनको 5 एक्सपेरिमेंट्स दिए जाएंगे, जो को हर एक एक्सपेरिमेंट 6 मार्क्स का होगा। 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 मार्क्स का पूरा वहां पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ड्यूरेशन कितना होगा, ड्यूरेशन 30 मिनट्स होगा, हर एक के लिए 6 मिनट का, हर एक एक्सपेरिमेंट को 6 मिनट का टाइम दिया रहेगा। ठीक है, अब देखिए, ईच बेस्ड ऑन जनरल साइंस के ऊपर जो वहां पे उसमें ऐसा कुछ दिया नहीं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कौन से होंगे। 6 स्टैंडर्ड में 9 में से स्पेसिफाई किया है उन्होंने कि क्या करना है और क्या नहीं करना है बोल के। ठीक है, अब देखिए 6 स्टैंडर्ड का हो गया, 9th पे आ जाते हैं। 9th पे उन्होंने दिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स दिए है 10 और मैक्सिमम टाइम दिया है 10 मिनट। ठीक है, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए 10 मिनट। ठीक है, आगे केमिस्ट्री, नॉट अ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री प्रोनाउंस नहीं करना है, केमिस्ट्री करना है। एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए 10 और मिनट है 10, 10-10 का खेल है यहाँ पे, 10-10 का। अब बायोलॉजी, यहाँ पे भी 10-10 का खेल है। 10 क्वेश्चन पूछने वाले हैं ऑन द 10 स्पेसिमेंस, 10 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ 10 स्पेसिमेंस। देन अगेन मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 10 एंड मैक्सिमम टाइम लिमिट इज इक्वल टू 10 मिनट्स। तो ये हम लोगों को दिखाई देता है उनका क्राइटेरिया क्या है, उनका स्टैंडर्डनेस क्या है, उसके ऊपर कैसे काम करना है, उसके ऊपर कैसे हम लोगों को प्रैक्टिकल के ऊपर हम लोगों को वर्कआउट करना है, और हम लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे लाएंगे। बच्चों देखिए, हम लोग फेज 1 एंड फेज 2, अगर फेज 1 पास हो गए तो हम लोग बोलेंगे अरे पास हो गया, बहुत अच्छा हो गया। बट फेज 1 अच्छे मार्क्स से पास होते हैं ना, उसका फायदा आगे मिलता है। कैसे मिलता है वो भी मैं बोलूंगा, उसके मार्क्स अगर ज्यादा मिल जाते हैं तो उसका फायदा आगे मिलता है, वो भी बताऊंगा कि कैसे होते हैं, क्योंकि आगे स्कोर बढ़ता है। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ ये, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। चलिए जल्दी से इसका एक तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, नहीं तो आप इसको लिख के लीजिए पॉज करके, ठीक है। चलिए लिख लिया, आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखिए, पेज नंबर 3 मैंने अभी बोला, जनरल एंट्री होता है, मैक्सिमम मार्क्स 30 होते हैं, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 5 to 7 मिनट्स होता है, 5 to 7 मिनट। पेज नंबर 3। अब पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 पे आता है इवोल्यूशन ऑफ एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट के, मैं प्रोजेक्ट के ऊपर ही एक वीडियो बाद में बनाने वाला हूँ, क्योंकि वो थोड़ा लंबा चलेगा, तो अभी नहीं बनाऊंगा मैं। देखिए, एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट होता है जो कि बच्चों को तैयार करना पड़ता है। जो बच्चे फेज 1 और फेज 2 में सिलेक्ट हो गए, वो थर्ड एंड फोर्थ में बने रहते हैं, ध्यान में रखना, थर्ड एंड फोर्थ में बने रहते हैं। अगर सेकंड एंड फर्स्ट में अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो थर्ड एंड फोर्थ में बने रहते हैं। जो फर्स्ट एंड सेकंड में सिलेक्ट हो जाते हैं उनको कौन सा मेडल तो मिलने वाला ये पक्का है। इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड फेज अगर क्रॉस कर लिया ना कौन सा मेडल तो आपका पक्का है, तीनों में से एक मेडल आपका पक्का है दादा, ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये है 30 मार्क्स का, एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 5 to 7 मिनट्स, ज्यादा नहीं। आगे बढ़ते हैं।
और देखिए मैंने जैसे बोला ये एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट आसान नहीं होता है, सबसे पहले ध्यान में रखिए। जो भी बच्चे फर्स्ट एंड सेकंड के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो बाद में मुझे कांटेक्ट कर लेना। मैं बताऊंगा आपको उसके बारे में, साकार परिवार आपको बताएगा उसके बारे में कि क्या करना है और क्या नहीं करना है बोल के। बट उसके लिए अगर फर्स्ट फेज भी आप सिलेक्ट हो जाते हो और हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो, बट सेकंड फेज के लिए भी आप हमारे से कनेक्ट हो सकते हो, जो प्रैक्टिकल का है। कि साकार फाउंडेशन में हम लोग प्रैक्टिकल के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, ध्यान में रखना प्रैक्टिकल के ऊपर। इसलिए ध्यान में रखना, कभी भी कोई भी 6 स्टैंडर्ड का बच्चा या 9 स्टैंडर्ड का बच्चा कौन से भी क्लास में हो, यानी कौन से स्कूल में हो, क्लास इन द सेंस कौन से स्कूल में हो, कोई हम लोगों को इश्यू नहीं है अगर फर्स्ट स्टेप पास हो जाता है। फर्स्ट स्टेप पास इन द सेंस क्वालिफाई हो जाता है, पास नहीं, पास अलग बात होती है, मैं वो भी बताऊंगा। तो हमसे कांटेक्ट करना है सेकंड फेज के लिए, हम लोग आपको गाइड करेंगे, ध्यान में रखना। समझ में आ रही है? साकार फाउंडेशन, छत्रपति संभाजीनगर, यहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है यूट्यूब पे जाके या गूगल पे जाके। चलिए देख लेते हैं आगे चल के। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने अभी बताया आपको। सिलेक्शन फॉर फेज 2, अभी फेज 1 तो दे दिया है बाबा, पर सेकंड को हम लोग सर सिलेक्ट कैसे होंगे, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन है। मेरिट वाइज टॉप 7.5% जो बच्चे हैं ना दादा, उसको सिलेक्ट किया जाता है, ध्यान में रखना। अगर 100 बच्चे हैं, अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे इसमें से 7.5% बच्चे लेंगे। 200 भी है तो भी 7.5% लेंगे। अगर पॉइंट में आ जाता है, सपोज अभी आप बोलेंगे सर 7.5 बच्चे कहाँ से सिलेक्ट होंगे, तो मैंने इंफॉर्मेशन ले लिया है, 7.5 नहीं तो 8 ले लेंगे वो, ठीक है, 8 बच्चे। तो इसी हिसाब से वो 7.5% स्टूडेंट्स लेते हैं पर रीजन। हर एक रीजन से, मैंने अभी रीजन बताया ना आपको, जो वहां पे रीजन मैंने पहले वाले स्लाइड पे दिखाया, तो हर एक रीजन से 7.5% बच्चे सिलेक्ट होंगे, 7.5%। उसमें भी मराठी मीडियम अलग, ठीक है। इसमें अभी देखिए ये रीजन आ गया, सपोज हमारा छत्रपति संभाजीनगर, छत्रपति संभाजीनगर, ठीक है। और उसमें से भी इंग्लिश मीडियम वाले, मराठी मीडियम वाले, ठीक है, मराठी मीडियम वाले 7.5% लिए जाएंगे, उनका कोटा अलग। इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है, उनका कोटा अलग। पर इंग्लिश मीडियम में भी उन्होंने ऐसा किया है कि स्टेट बोर्ड वालों को भी 7.5% दिया है, ठीक है। और बचे हुए जो भी बोर्ड है, फिर वो सीबीएसई है, आईसीएसई है, जो भी है, उनका 7.5% ऐसा उन्होंने दिया है। तो अलग अलग उन्होंने किसी के ऊपर अन्याय नहीं किया, ध्यान में रखना। बहुत अच्छा पैटर्न है इनका, बहुत अच्छा पैटर्न है, अन्याय नहीं किया है। तो 7.5% उन्होंने दिए है। अब रहे जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए, उनको क्या मिलेगा, पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या मिलेगा? ओनली पासिंग सर्टिफिकेट। और जो बच्चे सिलेक्ट हुए उनको मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ध्यान में रखना, जब रिजल्ट लगता है ना, सबको लगता है मैं पास हो गया या मैंने गोल्ड मेडल ले लिया, ले लिया, कुछ ना कुछ बोलेंगे वो बाहर जाके। बट जिनको मेरिट का सर्टिफिकेट आता है ना, वो अगले स्टेज को जाते हैं। अभी भी गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल कुछ भी नहीं मिला है, और जो सिर्फ पास हुए ना, तो उनको पासिंग सर्टिफिकेट मिल दिया जाता है। मेरिट सर्टिफिकेट एंड पासिंग सर्टिफिकेट। पासिंग सर्टिफिकेट वाले बच्चे आगे नहीं जाएंगे, वही रुक जाएंगे। जो मेरिट वाले हो आगे के लेवल पे चले जाएंगे, सेकंड लेवल पे, ठीक है। अब सेकंड लेवल अगर पास होते हैं, सेकंड लेवल अगर पास हो जाते हैं, तो उसको क्या, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे क्या करते हैं। देखिए सेकंड लेवल अगर पास हो जाते हैं तो थर्ड एंड फोर्थ में वो आ जाते हैं। अब 30% ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन फेज 1। अब सेकंड लेवल के जो क्वेश्चन, जो मार्क्स है, जो सेकंड लेवल के जो मार्क्स है ना, अब देखिए मैं थोड़ा सा पेन ले लेता हूं, फिर आपको समझा देता हूं। देखिए 30% ऑफ द मार्क्स जो फर्स्ट लेवल पे उनको जो भी मार्क्स मिले हैं, सपोज 70 मार्क्स मिले, उसके 30% वहां पे कितने हो जाएंगे, 21 मार्क्स होंगे। ये 21 मार्क्स ले लेंगे, ये फर्स्ट पेज पे हुआ है ना, फर्स्ट पेज पे, तो 21 मार्क्स प्लस मार्क्स ऑब्टेन इन अ फेज सेकंड विल बी कंसिडर्ड। जो भी सेकंड लेवल पे मार्क्स हुए ना, वो भी वहां पे कंसिडर किए जाएंगे, यानी फर्स्ट एंड सेकंड लेवल को यहाँ पे वेटेज दिया गया है, ध्यान में रखना, ठीक है। एंड इसमें जो भी मार्क्स टोटल बन रही है, कुल मिला के जो भी टोटल बन रही है ना, फिर लिस्ट लगाई जाएंगी, और वो लिस्ट में से 10% जो बच्चे हैं ना, वो सिलेक्ट हो जाएंगे। 10% स्टूडेंट्स, मेरिट वाइज टॉप 10% स्टूडेंट विल बी सिलेक्टेड फॉर द फेज 3 एंड 4। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट फेज 3 एंड फेज 4 ये दोनों भी वहां पे हम लोगों को देखने को मिलते हैं कि एक साथ, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड के जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, थर्ड एंड फोर्थ के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सिलेक्शन फॉर मेडल कंसीडरिंग, अब देखिए फर्स्ट पेज का मैंने अभी जैसे बताया, फर्स्ट पेज का 30% मार्क्स ले लिए,
ठीक है। फर्स्ट पेज की भी मार्क कंसिडर कर लिए जाएंगे 30%। एंड स्कोर, मार्क स्कोर ऑफ फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4, 2 + 3 एंड +4, ये टोटल कुल मिला के लगाए जाएंगे, उसके ऊपर लिस्ट बनेंगी, उसके ऊपर क्या बनेंगी, लिस्ट बनेंगी। ठीक है। अब लिस्ट कैसी बनेंगी, मेरिट वाइज टॉप 10% कैंडिडेट्स विल गेट गोल्ड मेडल। लिस्ट बन गई दादा, सपोज 100 बच्चे सिलेक्ट हो गए, बट 100 बच्चों को देखिए सेकंड हैंड, मैंने बोला ना किसी न किसी को तो गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल मिलने वाला है, थर्ड एंड फोर्थ में गए तो, पर किसको गोल्ड है किसको सिल्वर है क्या है, ये सब चीजें अभी मालूम पड़ेंगी। देखिए जो भी बच्चे 100 बच्चे हैं, 100 में से 10% बच्चे जो है उनको मिलने वाला है गोल्ड मेडल। देखिए यहाँ पे दिया गया है, उनको मिलना है गोल्ड मेडल। जो बचे हुए 60% है, अभी 60% यानी क्या, 10% तो निकल गए ना दादा, 100 में से 10% को तो गोल्ड मेडल मिल गए, बचे 90%, 90 के 60% निकालो, 90 के 60%, मेरे ख्याल से 54%, 54 स्टूडेंट्स आएंगे, तो 90 जो भी बचेंगे, सपोज 90 बच गए, उसमें से 60%, उसका 60% जो आएगा उनको मिलेगा सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल। ठीक है। अब जो भी बच्चे रिमेनिंग है उनको मिलेगा ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा मेडल, ब्रॉन्ज। ये हो गया मेडल के बारे में। तुम बोलेंगे मास्टर बताओ ना पैसा कितना मिलेगा अरे दादा पैसे की बात नहीं, यहाँ पे टैलेंट की बात आती है। अगर आपको कुछ भी नहीं मिला और आप फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में आ जाते हैं ना, तो आपने दुनिया जीत ली है, ध्यान में रखना। माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा किया है। बात आती है सिर्फ रैंकिंग, नीट को जाओ, JEE को जाओ, जब बच्चों को रैंक नहीं आती ना, माँ बाप क्या, पूरी फैमिली रो देती है। कि वहाँ पे फीस भरने का, वहाँ पे मार्क्स कमाने का इतना टेंशन होता है, कुछ हम लोग यहाँ पे बयान नहीं कर पाते। सर पर एग्जाम कब है, हमको एग्जाम के बारे में बताओ ना। रोना मत बच्चा, तेरी पूरी इच्छा या आकांक्षा अपेक्षा सभी सभी की सभी पूरी हो जाएंगी, ध्यान में रखना। ठीक है। हाँ देखिए मैंने बताया ना अभी, एग्जाम की डेट निकल गई है, निकल गई इन द सेंस मार्केट में आई है, पर अभी तक शुरू नहीं हुई है। जल्दी से जल्दी आप लोग तैयारी रखो डॉक्टर होमी बाबा की एग्जामिनेशन देने की। आज के लास्ट स्लाइड पे हूं मैं, ठीक है, जाना नहीं है, आपने देखना है। 1 जुलाई, 1 जुलाई से चालू होने वाले फॉर्म, ठीक है, 1 जुलाई से फॉर्म चालू होने वाले। और ये देखिए 1 जुलाई से, 1 जुलाई से 31 जुलाई, पूरा 1 महीना आपको दे रहे हैं। कितना महीना दे रहे हैं, 1 महीना। ठीक है। और इंडिविजुअल के लिए 1 अगस्त है और 16 अगस्त है। अगर ये निकल जाता है तो इंडिविजुअल भी फॉर्म भर सकते हैं, मैंने बोला है ना, इंडिविजुअल भी भर सकते हैं। एंड 1 अगस्त टू 10 अगस्त 2024 यहाँ पे लेट फी लगने वाली है 25 रुपया पर स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट के लिए 25 रुपया। अब आगे बढ़ते हैं कि इसका एग्जाम कब होगी, तो टेंटेटिवली थर्ड वीक ऑफ दी नवंबर 2024। नॉर्मली अक्टूबर में होती है। आप लोग खुशनसीब हो, नवंबर में आई है, पढ़ाई के लिए ज्यादा वक्त मिल रहा है, पढ़ाई के लिए ज्यादा वक्त मिल रहा है। अब एमसीक्यूज, रिजल्ट ऑफ एमसीक्यूज राउंड जो है ना, वो थर्ड वीक ऑफ द दिसंबर लगेगा। प्रैक्टिकल कंपटीशन जो टेंटेटिवली उन्होंने टेंटेटिवली बोला है, यहाँ पे टेंटेटिवली जो डेट दी है 5 जनवरी 2025, 19 जनवरी 2025। जो बच्चे फर्स्ट से सेकंड फेज में सिलेक्ट हो जाते हैं ना, उनके लिए ही है। अब फर्स्ट सेकंड हो गया, रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिकल राउंड जो है ना, वो हो गया सेकंड ऑफ वीक ऑफ February 2025, 2025। देन अगेन सबमिशन ऑफ एक्शन रिसर्च सपोर्ट, वो भी है 9 मार्च को। देखिए बच्चा 6-7 महीने 8 महीने हाथ में है अपने पास। और जब रिसर्च प्रोजेक्ट की बात आएंगे ना, हम है ना, टेंशन नहीं लेना, साकार है ना 10, टेंशन नहीं लेना है। एंड एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट इंटरव्यू एंड जनरल इंटरव्यू ये हो जाएंगे 16 मार्च 2025 को। और ये सब होने के बाद आपकी मनोकामना अगर पूरी हो गई, आपके माँ बाप की मनोकामना पूरी हो गई, तो आपको प्राइज लेने के लिए जाना पड़ेगा। वो डेट है संडे 6 अप्रैल 2025। पूरा शेड्यूल बनाया गया। और माता पिता से मैं यही विनती करूंगा, बच्चों को सपोर्ट करो, तो जो लगता है वो दे दो। अगर उनको तकलीफ आ रही है तो हमसे मिला दो, तो पढ़ाई में तकलीफ आ रही है तो हमसे भी मिला दो, हम लोग यहाँ पे तैयार है। बट डॉक्टर होमी बाबा की एग्जामिनेशन जैसी एग्जामिनेशन को आप लोग नजरअंदाज मत करो, इग्नोर मत करो। एग्जामिनेशन के फॉर्म भरने तक हम लोग, एग्जामिनेशन का जो फॉर्म होते हैं ना, वो भरने से आखिरी के एग्जाम तक, रिजल्ट तक हम लोग आपके साथ में है। सिर्फ आपका साथ चाहिए। एक कदम आप बढ़ाओ, एक कदम हम बढ़ाएंगे।
और बच्चों का उज्जवल भविष्य हम लोग हमारे हाथों से लिखेंगे और बच्चों को आगे चल के क्या पता किसका बच्चा साइंटिस्ट बन जाए, रिसर्च सेंटर में चला जाए, क्या मालूम किसका बच्चा अच्छे टॉप मोस्ट पोजीशन पे डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए, वी डोंट नो, आईएएस ऑफिसर बन जाए। आई यानी कि अलग-अलग यूपीएससी है, एमपीएससी है, अलग-अलग एग्जामिनेशन है, अलग-अलग सेक्टर में काम करे, बट हमारा यही कहना रहता है 8, 9, 10 तक स्कूलिंग लेवल तक बच्चों को जो हम लोग देना चाहिए, इनपुट देना चाहिए, वो इनपुट अब भी देना चाहिए क्योंकि माहौल बदल गया है, आपका कंपटीशन बदल गया है। हमारे ज़माने की बात हम लोग अगर करेंगे, तो बच्चे नहीं सुनेंगे, ध्यान में रखना क्योंकि उस टाइम पे एग्ज़ाम वहाँ पे कंपटीशन कम थी, अभी एक कंपटीशन बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई, तो कंपटीशन ऑटोमैटिकली बढ़ गई है, ध्यान में रखना। और टेक्नोलॉजी आ गई, अलग-अलग टेक्नोलॉजी से बच्चे नए-नए रिसोर्स से नई-नई पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोगों को बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा देना ज़रूरी है, सिर्फ़ उसके ऊपर प्रेशर करना नहीं है। हम लोग को बिना प्रेशर किए बच्चों को कैसा सिखाते हैं, वो साकार में एक बार आके देखिए, फिर आपको पता चलेगा। तो ये पूरा हम लोग मैंने थोड़ा-सा डॉक्टर होमी भाभा के बारे में आपको बताया है, बट कहना इतना ही चाहूँगा, जाते-जाते पढ़ाई करना है बच्चा, पढ़ाई के बारे में पीछे हटना नहीं है। अभी कल एक बच्चा मुझे बोल रहा था सर मुझे बिज़नेसमैन बनना है पर बिज़नेसमैन बनने के लिए बीबीए कंप्लीट करना पड़ेगा, एमबीए कंप्लीट करना पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो 8, 9, 10th इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल ईयर्स हमारे लाइफ के होंगे, जो कि हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से अब भी जड़ें मजबूत कर देंगे ना, तो 11-12 को हम लोग कोई भी नहीं हिला सकता है। ठीक है? तब तक के लिए मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ और आपसे मैं यहाँ पे रज़ा लेता हूँ, अलविदा कहता हूँ और वन्स अगेन जय हिंद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।